हम मनुष्य एक क्यूरियस एनिमल है, इसीलिए जिस दुनिया में हम रहते हैं इसे जानने और समझने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी यही क्यूरियोसिटी कहीं इंटरेस्टिंग सवालों को जन्म देती है, जैसे कि यह ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है, ये कैसे काम करता है और ये काम ही क्यों करता है इत्यादि। अगर विज्ञान के नज़रिए से देखें तो फिलहाल इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसे समझने के लिए हम दो अलग अलग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दूसरा है क्वांटम फील्ड थ्योरी। अगर इस ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी वस्तुओं की बात करें, जैसे कि ग्रह, तारे, गैलेक्सी इत्यादि, तो उनके व्यवहार तथा ग्रेविटी से इनके रिलेशन को समझने के लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर के स्ट्रक्चर और एनर्जी के इंटरेक्शन को समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही थ्योरी अपने अपने डोमेन में बिल्कुल सही तरीके से काम करती है, यानी कि अगर कोई वस्तु बड़े आकार की है तो वहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी, और अगर कोई वस्तु आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटी है या फिर उनका मास काफ़ी कम है तो क्वांटम फील्ड ऑफ थ्योरी काम करेगी। पर इस ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरी क्यों? क्या हम कोई ऐसी थ्योरी नहीं बना सकते जो ब्रह्मांड में होने वाली हर तरह की घटनाओं को समझने में सक्षम हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या फिर क्वांटम लेवल पर हो? भौतिकी शास्त्रियों की इसी सोच ने जन्म दिया एक नई थ्योरी को, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह थ्योरी की खास बात यह है कि यह क्वांटम ग्रेविटी की बात करती है, मल्टीपल डायमेंशन की बात करती है तथा बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड से जुड़े सवालों का जवाब भी ये थ्योरी देती है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के लिए ये डिफ़िकल्ट है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। इस ब्रह्मांड में पार्टिकल के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीके और उनसे होने वाले प्रभाव का जब हमने करीबी से अध्ययन किया तो हमने पाया कि चाहे ये इंटरेक्शन कैसा भी हो, उन्हें 4 फोर्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इन फोर्स को 4 फंडामेंटल फोर्स कहा गया है और वो कुछ इस तरह है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ये चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे कमज़ोर फोर्स होता है, परंतु उनकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है। इसके कारण ही सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा चांद पृथ्वी का। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसे समझने के लिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आम जिंदगी में हर दिन हम इसका अनुभव करते हैं। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे तक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को दो अलग अलग फोर्स समझा जाता था, लेकिन ईयर 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन के जरिए दोनों को यूनिफाई किया। इसके बाद ईयर 1940 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कारण ये क्वांटम फिजिक्स का भाग बना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक ताकतवर फोर्स होता है, पर उसकी रेंज बड़ी नहीं होती है। बीटा डीके जैसे फिनोमिना इसी के कारण ही होता है। सब एटॉमिक लेवल पर इस ब्रह्मांड का कंपोजिशन कैसा है तथा अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स काफ़ी अच्छी तरह से बताता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हमें क्या बताता है। इस मॉडल के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, जिसमें 6 क्वार्क्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, बॉटम और टॉप। उदाहरण के लिए प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स से बना होता है। बाकी बचे 6 बिल्डिंग ब्लॉक को लेप्टन्स कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ के साथ 3 न्यूट्रिनो भी होते हैं। जिन 4 फंडामेंटल फोर्स की बात हमने आपको बताई थी, इसमें से 3 को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से समझाया जाता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल पार्टिकल इन फोर्सेस के कैरियर का काम करते हैं।
जैसे अगर मैग्नेटिक फोर्स को समझने की कोशिश करें तो मैग्नेट एक लोहे की पिन को अपनी ओर इसलिए खींचता है क्योंकि चुंबक और लोहे के बीच में फोटोन का आदान प्रदान होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला ऐसा फोर्स है कि जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ग्रेविटी जैसा कोई कंसेप्ट अभी तक मिला ही नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसी थ्योरी हो जो क्वांटम ग्रेविटी को प्रूव कर दे तो हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी जिसमें हम सारे फोर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। पिछले कुछ ईयर में जितनी भी थ्योरी दी गई है इसमें स्ट्रिंग थ्योरी मात्र एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये कैंडल। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये कैंडल किस चीज़ से बनी है तो हमें मिलेंगे एटम। अगर हम एटम के भी अंदर जाए तो हम देखेंगे कि इससे भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर हम प्रोटॉन के अंदर जाए तो हमें मिलेंगे क्वार्क्स जिससे प्रोटॉन बने होते हैं। यहाँ जाकर मॉडर्न फिज़िक्स ख़त्म हो जाती है और हम ये मानते हैं कि क्वार्क्स ही मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, इसीलिए उनको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्वार्क्स के अंदर भी एक एनर्जी मौजूद होती है जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, जिसके कारण ये स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन जैसी दिखाई देती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग एक क्लोज शेप में ही हो। दरअसल ये दोनों तरफ से खुले हुए भी हो सकती है, खींचे हुए भी हो सकती है तथा बिल्कुल सीधे भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक वायोलिन में जब हम स्ट्रिंग को अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करवाते हैं तो अलग अलग आवाज़ें निकलती है। ठीक इसी तरह जब ये स्ट्रिंग अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करती है तो अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। यानी कि एक पत्थर और आप में अंतर केवल इसीलिए है कि यह स्ट्रिंग पत्थर में अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही है और आप में अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप हो जिससे हम इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तुओं को देख सके तो हमें यह ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम यह देख पाएंगे कि हमारे चारों तरफ केवल स्ट्रिंग की तरह दिखने वाली एनर्जी मौजूद है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के कारण ही इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, जिसके कारण ये ब्रह्मांड विचित्र है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसमें मौजूद हर वस्तु तथा हर फोर्स इन स्ट्रिंग जैसे दिखने वाले एनर्जी से ही बने हैं। उनकी मदद से हम सब कुछ समझ सकते हैं। यानी कि हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल गई है, पर यह सब जितना आसान लगता है इतना है नहीं। दरअसल जब हम स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये थ्योरी ऐसे ब्रह्मांड में काम नहीं करती है जिसमें केवल 3 स्पेशल डायमेंशन हो। इसे काम करने के लिए ऐसा ब्रह्मांड चाहिए जिसमें 5 या 6 नहीं बल्कि 10 स्पेस डायमेंशन हो और एक टाइम का डायमेंशन भी। क्योंकि अब तक अभी हम ये जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 3 स्पेशल डायमेंशन है तथा एक टाइम का डायमेंशन। यह थ्योरी ये ब्रह्मांड में काम नहीं करनी चाहिए, पर स्ट्रिंग थ्योरी के कंसेप्ट से हम स्टैंडर्ड मॉडल को मैथमेटिकली डिराइव कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यह थ्योरी सही भी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये थ्योरी सही है तो बाकी के 7 डायमेंशन कहाँ पे है? अगर वो इस ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले ये कहते हैं कि डायमेंशन 2 तरह के होते हैं। एक आकार में इतने बड़े होते हैं कि हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि दूसरे इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे अगर हम दूर से एक वायर को देखें तो हमें ये 1 डायमेंशनल ही लगेगा, पर इसी वायर पर चलने वाली चींटियों के लिए ये 1 डायमेंशनल नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके चारों तरफ घूम फिर सकती है। कहने का मतलब ये है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि कई डायमेंशन हमारे सामने ही हो पर हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए
कि हम स्पेस टाइम के छोटे से छोटे डायमेंशन में घुसते चले जाते हैं और अंत में इसके सबसे छोटे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इसमें जो सर्कल जैसा दिखाई देता है वह कलब डायमेंशन है। अगर आपका साइज़ चींटी जैसा हो तो आप बड़े डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में दिखाया गया है, और आप उन छोटे कलब डायमेंशन में भी जा सकते हैं जिसे सर्कल के रूप में दिखाया गया है। पर अगर वही आपका आकार काफ़ी बड़ा हो तो आपको कलब डायमेंशन दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं क्वांटम ग्रेविटी की और जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के साथ उसका क्या लेना देना है। दरअसल जब स्ट्रिंग थ्योरी अपनी शुरुआत के दिनों में थी तब उसके मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर ये प्रेडिक्ट किया गया था कि एटम के अंदर एक मासलेस पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन कई एक्सपेरिमेंट के बाद भी जब नेचर में हमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिला तो वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी को सिंसियरली लेना छोड़ दिया। हालांकि इसके 4 साल बाद जब साइंटिस्ट क्वार्ट्ज स्ट्रिंग थ्योरी में मौजूद कॉम्प्लिसिटी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि मासलेस पार्टिकल असल में ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। उन्हीं पार्टिकल को बाद में ग्रेविटॉन्स का नाम दिया गया और ये माना जाता है कि ग्रेविटॉन्स ही है जो क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी को कैरी करते हैं। यानी कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही हुई तो क्वांटम फील्ड थ्योरी से हम सारे फंडामेंटल फोर्सेस को समझने में सफल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें एक यूनिफाई थ्योरी मिल जाएगी। हालांकि अभी भी ग्रेविटॉन्स एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ही है, यानी कि हमें फिजिकली ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिला है। स्ट्रिंग थ्योरी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन इसके भी कई रूप है। अलग अलग लोगों ने अपनी समझ के आधार पर 6 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरी बनाई है। यह थ्योरी में बेसिक आइडिया तो सब में सेम है, लेकिन स्ट्रिंग के अलग अलग व्यवहार के आधार पर थोड़े थोड़े अलग है। इनमें से 5 स्ट्रिंग थ्योरी में 10 डायमेंशन की बात की गई है, जबकि 6 नंबर की स्ट्रिंग थ्योरी में 26 डायमेंशन की बात की गई है। क्योंकि ये सभी थ्योरी एक से ही निकली है और इस कंसेप्ट के निचोड़ को हम एम थ्योरी भी कहते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रिंग थ्योरी सही है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ऐसे स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन की बात करती है कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। दरअसल ज़्यादातर भौतिकी शास्त्री इसे फिजिक्स की थ्योरी कम फिलोसॉफिकल थ्योरी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम इसे एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग थ्योरी टैक्योन नाम के एक और पार्टिकल का भी प्रेडिक्शन करती है, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। लेकिन भौतिकी शास्त्री ऐसा मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु लाइट से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकती, इसीलिए वो स्ट्रिंग थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं। अगर ग्रेविटॉन्स भी हमें किसी तरह से मिल जाए तो इस थ्योरी पर मोहर लग जाएगी। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में भी अभी तक हमें ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला है, जिसके कारण यह थ्योरी पर अभी तक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले यह कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल सही है, पर यह इतनी कॉम्प्लेक्स है कि शायद हम इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। शायद हम फ्यूचर में इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस ब्रह्मांड की हमारी पूरी समझ बदल जाएगी। बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, ये सवाल का जवाब भी स्ट्रिंग थ्योरी दे सकती है। अगर बिग बैंग की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले ये भी मानते हैं कि बिग बैंग होने से पहले विशाल आकार के मेम्ब्रेन मौजूद थे, जिनमें 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स मौजूद थे। क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहे थे, एक समय ऐसा आया कि इनके कुछ पार्ट एक दूसरे से टकराए। इस टकराव को हम बिग बैंग कहते हैं। दोस्तों, तो यह था स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।